Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique second year online lectures. बेटा हम लोग इस वक्त चैप्टर 23 को टेकअप कर रहे थे और चैप्टर 23 के अंदर हमने इनिशियल जो टॉपिक था वो पढ़ लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा ही डिफरेंट। अब मैं आपको इस सारे को मुकम्मल भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द स्टेप्स। कुछ चीज़ें किताब में हैं, कुछ चीज़ें मैं एडअप कर रहा हूँ, तो आपने इसको ध्यान से देखना है और इसको समझना है। पीसीआर बेटा किसने दिया था? कैरी बी मोलिस 1983। कैरी बी मोलिस 1983 में इस बंदे ने पीसीआर टेक्निक की बुनियाद रखी थी। अच्छा, पहला शॉट असल में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 23rd चैप्टर में से ओवर द इयर्स जो पेयरिंग स्कीम फॉलो होती रही है उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते रहे हैं। तो पहला शॉर्ट इसमें से क्या आता है? वाई इज़ पीसीआर कॉल्ड सो? अब मैं कुछ लाइंस आपको किताब से मार्क करवा रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ, पीसीआर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज। सब बच्चों ने चैप्टर 20 में रेप्लिकेशन पढ़ी हुई है। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? द एंजाइम दैट कैरीज आउट डीएनए रेप्लिकेशन इन द सेल। और सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड अ चेन रिएक्शन बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज विल कैरी आउट रेप्लिकेशन अगेन एंड अगेन until there are millions of copies of desired gene produced। तो सोच आती है जहन में, आप सबके भी आनी चाहिए कि पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब पीसीआर भी बेटा मिलियंस ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकता है तो फिर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों करते हैं? हमें चाहिए कि हम पीसीआर की टेक्निक को ही कंटिन्यू करें और उसी के मुताबिक सारा मसला कर लें। द आंसर टू दैट इज़ कि पीसीआर मिलियंस ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी मिकदार में कोई डिज़ायर्ड जीन प्रोड्यूस करनी हो तो उस वक्त रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। कुछ की वर्ड्स इसके लिए, पीसीआर इज़ वेरी स्पेसिफिक टेक्निक। व्हाट डज दैट मीन बेटा? इसका ये मतलब होता है कि इट ओनली एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द टारगेटेड डीएनए, ठीक है, और कहीं पे भी एक्ट नहीं करता। एक चीज़ और, इट कैन बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन्स। जैसे हमें अब देखें पाकिस्तान में 10 में से 5 जो मरीज़ हैं वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के। अब जिन लोगों को बेटा शुगर होती है उनमें से बहुत सारे लोग हैं हमारे घरों में मौजूद हैं शुगर के पेशेंट्स, जिसको उर्फ़े आम में शुगर कहते हैं, वैसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो इनको बेटा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं इनको। तो जब ये इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, व्हाट हैपन्स टू देम इज़ कि इनको जब वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो उनको इंसुलिन के पेन चाहिए होते हैं जो आम फार्मेसीज़ पे मिलते हैं। तो बेटा जो इंसुलिन के पेन होते हैं उनमें जो इंसुलिन जीन होती है उसको पीसीआर के थ्रू या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लोन करके एम्पलीफाई करके उसकी कॉपी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू वाई इज़ पीसीआर कॉल्ड सो, और सेकेंडली उससे रिलेटेड जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट है, व्हाट आर प्राइमर्स, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है पेज 207 पे। आप सामने नहीं बैठे हुए मेरे कैमरे के ऊपर सुन रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें अब आप सुन रहे हैं उनको नोट कर लें किताब से विद द पेज नंबर। प्राइमर बेटा क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 20 बेसिस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेसिस ऑन आइदर साइड ऑफ द टारगेट डीएनए। सो ये क्या है? 20 बेसिस, आपकी किताब लिख लिया 20 आरएनए बेसिस का सीक्वेंस, ठीक है। रियलिटी में ये आरएनए बेसिस का सीक्वेंस नहीं होता, ये डीएनए बेसिस का सीक्वेंस होता है, लेकिन किताब में चूंकि जो दो जगह के ऊपर इस तरह लिखा हुआ है तो फिर हम इसको एज इट इज़ इसी तरह फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आर प्राइमर्स नीडेड? आपने एक एंजाइम पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में, प्राइमेज।
तो प्राइमेज क्या होता है? वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन को शुरू करता है। थर्ड लाइन, द प्राइमर्स आर नीडेड बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, इट ओनली कंटिन्यूज और एक्सटेंड्स द प्रोसेस। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, वो इस प्रोसेस को शुरू नहीं करता, सिर्फ इस प्रोसेस को कंटिन्यू या एक्सटेंड कर रहा होता है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट इज गिव द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो किताब में इसको डीएनए पोल 3 भी लिखा गया है। ठीक है, डीएनए पोल 3 क्या है? कुछ इसके करैक्टर्स बता दूं आपको। थर्मोस्टेबल है। क्यों? ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया जिसको बोलते हैं थर्मस इक्वेटिकस, ये इसका पूरा नाम है। थर्मस इक्वेटिकस जो बेटा बैक्टीरिया है वो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है और 120 डिग्री सेल्सियस तक 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को भी टॉलरेट करने की एबिलिटी अपने अंदर रखता है। इसलिए जब भी ये प्रोसेस शुरू होता है, इसको चूँकि हीट रिक्वायर्ड होती है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज बेटा डी नेचर नहीं होता और मौजूद रहता है। इसी थर्मस इक्वेटिकस वाले को एक और नाम इसका कर लें, इसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म पानी के चश्मों में, और थर्मोस्टेबल होता है। अगर देखा जाए, अगर फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 रिकॉल किया जाए तो इसी को आर्ची बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंशंट बैक्टीरिया जो पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है। ये हो गया बेटे, ये आपके पास सारा मुकम्मल विद रिगार्ड्स टू पीसीआर। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। बट थोड़ा सा इसमें मैं एडिशंस करूंगा चीज़ों में, सो दैट मेरे बच्चों को स्टेप्स क्लियर हो जाएं विद द प्रॉपर हेडिंग्स। अब पीसीआर हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं इसमें? इसमें डीएनए के कुछ हिस्से की कॉपी प्रोड्यूस करें, 5 से 3 एंड 3 to 5। उल्टा लिख दिया, इस तरह करें इसको। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, दरमियान में डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होता है? द पहला स्टेप इज डीनेचरेशन। डीनेचरेशन से मुराद क्या है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर। तो डीनेचरेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग हीट। टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट के लिए, राइट। डीनेचर कर रहा है ये आपके पूरे इस चीज़ को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा? डीनेचरेशन की वजह से स्ट्रैंड्स मैंने मज़ीद दूर कर दिए। इसका मतलब इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे जो इनको होल्ड कर रहे थे बेटा, वो टूट गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इन डीएनए स्ट्रैंड्स को कूलिंग करते हो। कूलिंग 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 2 मिनट के लिए आप करते हो। कूल करने के बाद आप इसमें प्राइमर ऐड कर देते हो। ठीक है, क्या ऐड कर देते हो? प्राइमर। जब आप इसमें प्राइमर ऐड करते हो, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? प्राइमर फर्स्ट करें, दिस इज़ अ प्राइमर। ये जो छोटी सी डब्बी सी मैंने बनाई है, अकॉर्डिंग टू योर बुक फॉलो कर रहा हूँ। प्राइमर ने इनिशिएट कर दिया रेप्लिकेशन का प्रोसेस और आरएनए की सीक्वेंस आपकी किताब के मुताबिक बनाना शुरू कर दी है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में बेटे इधर को ले आए। नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 1.5 मिनट्स में होती है और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये प्रोसेस कैरी आउट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है?
कि हर डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। Thus, by this process, टोटल 4.5 मिनट्स कैलकुलेट कर लो कि अंदर क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट होता है, और इस सारे प्रोसेस को जिसमें कैरी आउट किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर या हीट पीसीआर मशीन। बेटे व्हाट इज थर्मोसाइक्लर? थर्मोसाइक्लर से मुराद है वो इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन से वो मशीन्स, वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जिसकी मदद से आप मिलियंस ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं एक डिज़ायर्ड जीन की विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके बेटे, क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, ये आपके पास है बेटा विद रिगार्ड्स टू द पीसीआर। पीसीआर के कुछ मैंने आपको पॉइंट्स लिख दिए। प्रोसेस एक दफ़ा रिकैप कर दूँ अपने बच्चों के लिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वो आप उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को डीनेचर किया जाता है। व्हाट इज़ डीनेचरेशन? स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से भी होता है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें ऐड कर दूँ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीटिंग से नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से भी की जाती है और स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से भी। सही है? और 1 मिनट में हो जाती है 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिर क्या होता है कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। देन कूलिंग 55 से 65 पे 2 मिनट के लिए की जाती है। देन कूलिंग के बाद प्राइमर ऐड करवाया जाता है। प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। फिर क्या होता है जी कि प्राइमर ऐड होने के बाद प्राइमर इनिशिएट कर देता है रेप्लिकेशन को। फिर एक्सटेंशन करवाई जाती है 72 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल टाइम लगता है 1.5 मिनट। एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3 और ये डबल कॉपीज प्रोड्यूस कर देता है डिजायर्ड डीएनए स्ट्रैंड की। दिस इज़ हाउ द पीसीआर अकर्स। टोटल टाइम लगा 4.5 मिनट। ये एमकेट के एमसीक्यूज भी हैं और 4.5 मिनट के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्लोज मत करिएगा इसको, 209 पेज पे आइएगा और लास्ट पैराग्राफ अबव द जीन सीक्वेंसिंग पे तशरीफ़ लाएँ मेरे बच्चों। यहाँ पे ना शॉर्ट भी है और कुछ एमसीक्यूज भी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। आपने ये पैराग्राफ उसके साथ लिख देना पीसीआर के, इन केस अगर आपको कोई ये एक अलहदा शॉर्ट भी है और अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग होता तो शायद वो पीसीआर होता, और अगर वो आता तो उसके साथ आप ये भी लिख सकते हो, यूजेस ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड एनालिसिस। नंबर 1, टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शंस। नंबर 2, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी और कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमिन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकालने के भी काम आता है। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू सीक्वेंस डीएनए टेकन फ्रॉम 76,000 ईयर ओल्ड ममीफाइड ह्यूमन ब्रेन। सोचो इतना पुराना ब्रेन जो हराम मिस्र में रखा गया था, कैम्फर काफूर की मदद से उसको हनूत किया गया था, उसमें से भी कोई सैंपल लेकर देखा गया है कि ये दिमाग कम से कम 76,000 साल पुराना है। और लास्ट पॉइंट है, फ्रॉम 17 to 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट फॉसिल फॉलोइंग द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। ओके बेटे, ये आपके पास है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन का मुकम्मल टॉपिक। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन एमकेट में भी बहुत ज़्यादा आते रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है, गिव द स्टेप्स टू एनालाइज द डीएनए या एनालिसिस ऑफ द डीएनए। अच्छा जी, ये जो एनालिसिस ऑफ द डीएनए है या डीएनए एनालिसिस है, सबसे पहली बात तो ये है कि की क्यों जाती है। ठीक है, डीएनए एनालिसिस सर फहरिस्त की जाती है किस किस में, यानी कि डीएनए को किसी सस्पेक्ट के देखा जाता है किस में, रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, देन पैटर्निटी केसेस में, यानी कि एक इंसान यानी कि 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया जी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए,
यानी कि एक विरासती सर्टिफिकेट होता है, जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे दो लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि ये हम इसके बच्चे हैं और इसकी प्रॉपर्टी हमारे अंदर मुकम्मल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो अदालत क्या करेगी? अदालत करवाएगी डीएनए सैम्पलिंग और डीएनए एनालिसिस। उससे क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई ये दोनों बच्चों मतलब दो मुख्तलिफ औरतों से उसने शादी की हुई थी या एक बच्चा फेक है और वो अपने पास से बना रहा है। ये तो ये है पैटर्निटी केसेस जिसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और रेप केसेस में बहुत सारे रेप केसेस में देखें, जैसे पाकिस्तान में ज़ैनब मर्डर केस था, ज़ैनब रेप और मर्डर केस जो कसूर में हुआ था, उसमें डीएनए सैंपल और डीएनए एनालिसिस की मदद से जो स्पर्म हासिल किए गए थे उनके डीएनए को देखते हुए सस्पेक्ट तक पहुंचने की कोशिश की गई थी कि कैसे सस्पेक्ट मौजूद है और कैसे आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, अब मैंने इसके एक पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ वही इसका प्रोसेस है और उस पहले पैराग्राफ के साथ एक पीला डब्बा है, वही हमने इसके प्रोसेस में करना है। और बेटा इसका कोई प्रोसेस नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पे सही लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं बेटा ऐड करवा रहा हूँ आपके लिए। इंटायर जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी सब्जेक्टेड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और कैसे? सबसे पहला स्टेप कह रहा है जीनोम इज़ डन व्हाट? ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर मेरा ख्याल मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से होते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को मुख्तलिफ एरिया से काट देते हैं, राइट। तो जब वो कट जाते हैं तो जो फ्रेगमेंट्स बनती हैं उन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं RFLPs, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देखें ज़रा, ये है बेटा डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पहले स्टेप में क्या करना है? आपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक्ट करना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा नाम क्या है इसका? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। उसने क्या किया? उसने फ़र्ज़ करो ये और ये सेगमेंट काट दी, इसी तरह ये और ये काट दी, तो उसने इस तरह छोटी छोटी सेगमेंट्स बना दी हैं। उनको क्या बोलते हैं? RFLPs। अब बेटे व्हाट आर RFLPs? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर दूं। यूनिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट्स which are obtained by treating the genome with restriction enzymes, right, which are obtained by what? Treating the genome with restriction enzymes। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? RFLPs। ठीक है, अच्छा, अब ये RFLPs छोटे छोटे बन गए, किस पे डिपेंड करते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करते हैं कि किस किस जगह पे आपने RE यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के इनको सेपरेट किया। हो सकता है कोई फ्रेगमेंट छोटी हो, कोई फ्रेगमेंट बड़ी हो। अब आपने इसको करना क्या है? आपने बेटे इसको करना है एनालाइज। वो कैसे करेंगे? एनालिसिस में यहाँ पे आप डालेंगे एगर जेल और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरोटर। तो इस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब होता क्या है ज़रा देखें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दोनों साइडों पे बैटरी ऑपरेटेड आप कह लो ये लगे हुए हैं अपना इलेक्ट्रोड्स, और दरमियान में जेल के ऊपर आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स रख दिए। ठीक है, इस तरह उसने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, जैसे मैंने डैशेस अरेंज किए हैं उस तरह उसने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सारों को अरेंज कर दिया। मतलब क्या है इस बात का? मैं आपको डिफ़ाइन करवा रहा हूँ, ये बोर्ड का शॉर्ट भी है। एक दफ़ा बोलूँगा, गौर से सुनिएगा और नोट करिएगा। इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक बाय विच RFLPs, मैंने पहले बता दिया ये क्या होते हैं। RFLPs कैन बी सेपरेटेड
अकॉर्डिंग टू देयर लेंस, ठीक है, एंड द लेंस डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, व्हाट, मॉलिक्यूलर डेंसिटी और साइज ऑफ इट, ठीक है। तो इस हिसाब से ज़रा इधर देखें, जो सबसे हैवी फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे? डेफिनेटली जो सबसे हैवी होंगे वो सबसे नीचे होंगे, जो उससे कम होंगे वो उससे ऊपर होंगे। गर्ज है कि हमने इस तरह फ्रेगमेंट्स में इसको अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन्हीं फ्रेगमेंट्स को डीनेचर कर देना है। और मैंने पहले भी बताया था डीनेचरेशन क्या होता है, बताएं। डीनेचर बेटा या तो स्ट्रॉन्ग हीट पे होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड पे होता है या स्ट्रॉन्ग बेस पे होता है, ठीक। तो ये हमने डीनेचरेशन कर दी, ये सारे फ्रेगमेंट्स आपस में से एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रोबिंग। व्हाट इज़ अ प्रोबिंग? प्रोबिंग से मुराद है कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने डीनेचर किया है, इनके सामने हमने सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस रख दी। कॉम्प्लीमेंट्री से क्या मुराद होगा, फ़र्ज़ करो ये है AGCT, तो इसके सामने क्या आएगा TCAG या TCGA, ऐसे आएगा, ठीक है। इनको क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। ये देखो चारों की मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना दी हैं। इसको बोलते हैं प्रोबिंग टेक्निक। प्रोबिंग क्या होती है, दो तरीक़ों से होती है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ALP में शामिल नहीं है ये। प्रोबिंग होती है या रेडियोएक्टिव प्रोबिंग कहलाती है या अपना कहलाती है फ्लोरेसेंट प्रोबिंग। इसमें बेटा क्या होता है कि रेडिएशंस की मदद से या तो किया जाता है या लाइट को चमकाने की वजह से ऐसा किया जाता है। तो जब वो लाइट गिरती है उस हिसाब से वो प्रोब करती है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो सीक्वेंस निकल आती है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप इस सारे को जो आपने प्रोब आउट किया होता है उसको आप रखते हो जेल ऑटो रेडियोग्राफ में, राइट। जेल ऑटो रेडियोग्राफ क्या होता है कि जैसे फ़र्ज़ करो एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर आपने ये डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस हैं उनको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। अब फ़र्ज़ करें कि ये डीएनए का सीक्वेंस है जो पेयर अप हो गया है इस वाले सीक्वेंस के साथ, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इसके साथ। तो इस तरह पता लग गया कि ये बंदा, यही जिसका ये सैंपल है, यही सस्पेक्ट है रेप या मर्डर केस का, जो इसने कमिट किया है और अब मान नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस तरीके से लोगों से, क्रिमिनल से पुलिस जो है वो मॉडर्न ज़माने में दुनिया में पूछताछ करके ये सारी चीज़ें क्लियर करती है, बजाय इसके कि हम उनको मतलब मारते रहें और फिर उनसे डिसीजन करवाएं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज़ ऑन विद दीज थिंग्स। ये बेटा आपके पास PCR की मुकम्मल टेक्निक है। सबसे पहले क्या किया, गौर से देख लें, डीएनए डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस लिया, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला है, एंजाइम डाल के फिर क्या हुआ, वो RFLPs में कन्वर्ट हो गया, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में। फिर उसकी सेपरेशन की गई है किसकी मदद से, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की मदद से। जो सेगमेंट्स फ़र्ज़ करो हैवी हैं उनको नीचे को रख दिया गया। नीचे से मुराद ये नहीं है कि टॉप टू बॉटम, ये उनकी अरेंजमेंट होती है उस इंस्ट्रूमेंट में। जो सेगमेंट्स भारी हैं उनको ऊपर को रख दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया है कि इन फ्रेगमेंट्स को डीनेचर किया है। डीनेचर करने की किसकी मदद से होता है डीनेचर, या स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से, या स्ट्रॉन्ग हीट की मदद से, या स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से। फिर बेटा इसकी प्रोबिंग की गई है। प्रोबिंग मैंने आपको बता दिया, ये वो सीक्वेंस होती है जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस होती है, जिसकी मदद से जो भी सेगमेंट्स या सीक्वेंसेस बनती हैं उनको अटैच करवाया जाता है। और फाइनली जेल ऑटो रेडियोग्राफ बनाया गया है, जिसके अंदर ऑटो रेडियोग्राफी की गई है। 208 पेज, पहला, द डीएनए फ्रॉम अ सिंगल स्पर्म, ये हेडिंग दे दो इसके ऊपर, एप्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए एनालिसिस। द डीएनए फ्रॉम अ सिंगल स्पर्म इज इनफ टू आइडेंटिफाई अ सस्पेक्टेड रेपिस्ट। ख़त्म हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, थर्ड लाइन,
DNA fingerprinting identified the remains of a teenager who had been murdered 8 years before because the skeletal DNA was similar to that of parents' DNA. What does that mean exactly बेटे? Skeletal DNA similar to parents' DNA. ये सब exactly क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसमें टीनेजर्स को देखा गया, मतलब एक टीनेजर की बॉडी मिली। बॉडी 8 साल बाद क्या मिलेगी पहले तो ये तय कर लें। 8 साल बाद जब कब्र वगैरह खुदती है तो उसके अंदर सिर्फ चंद हड्डियाँ पड़ी होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। तो फिर उसमें से बोन सेल्स के अंदर से DNA सैंपल लिया जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, जो आपके पास DNA मौजूद होता है। फिर एक पैराग्राफ छोड़ें। फिगर शोज अ केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड। 2 persons claim to be father of child C whose mother fingerprint is given under M। नीचे देखो ये जो बना हुआ है, आपने बनाना तो नहीं है, लेकिन MCF मदर चाइल्ड फादर, MC F1 F2 फादर 1 फादर 2। ये यूजुअली यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस हैं जहाँ पे लोग निकाह या उनका जो भी कैथोलिक्स का जो भी है उसमें वो ये नहीं करते, और बहुत सारे माशरे ऐसे हैं जहाँ पे इखलाकी दिवालिया है और लोग जो हैं वो इन जना के कामों के अंदर रहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनके माशरों में। फिर लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ क्रिमिनल, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, ऑन अ डिजर्टेड प्लेस असॉल्टेड अ वुमन। उसने एक औरत के ऊपर हमला कर दिया, ये यूके का केस है। उसने उस औरत को मारने की कोशिश की और उससे ज्वेलरी वगैरह उसकी चीज़ें छीन रहा था। ज़ाहिर है उसमें ताकत ज़्यादा थी, वो कामयाब हुआ, उसने उसको मार दिया और मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया। अब पुलिस को जब पता लगा कि डेड बॉडी यहाँ पे खातून की पड़ी हुई है तो उन्होंने उस एरिया के कैमरास को चेक किया, तो उन्हें आसपास 3 लोग नज़र आए वहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि उन तीनों लोगों को सबसे पहले तो गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उनका DNA सैंपल निकाल लिया और DNA सैंपल लेकर जो ख़ातून के नेल के अंदर जो स्किन के सेल से जो उसने उसका मुंह नोचते हुए मतलब मज़ाहमत करते हुए आ गए थे, उनको उसके साथ कंपैरिजन में लाया तो पता लगा कि ये जो अपना स्किन सेल्स हैं ये सस्पेक्ट 1 के साथ जो है वो मैच कर गए, यानी कि ही इज़ द मर्डरर। दिस इज़ हाउ द UK, द सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड गेट टू दिस पोजीशन। हर पुलिस स्टेशन के साथ एक फोरेंसिक स्टेशन होता है दुनिया में। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन लाए कि हमें भी नज़र आए कि फोरेंसिक्स के ऊपर इतना काम हो गया कि हमारे हर पुलिस स्टेशन के साथ एक फोरेंसिक स्टेशन हो जहाँ पे फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठी हो। इसके लिए सबसे पहले हमें उस डिग्री के ऊपर काम करना है एज अ नेशन जिसमें हम फोरेंसिक्स की डिग्री दे सकें, और वो बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में जो फोरेंसिक साइंसेस की डिग्री देते हैं, और इवन एक ही लैब है ठोकर में जो ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के नाम से। इसके अलावा तो फोरेंसिक्स के ऊपर काम ही कोई नहीं हो रहा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे हम सब पे भी। अच्छा बेटा, जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट अ शॉर्ट, कोई प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ तो आपने इसको शॉर्ट के लिए करना है। मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ जीन सीक्वेंसिंग की, वो और से देख लें और क्लियर कर लें। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू, अब देखें इसमें पॉइंट्स बना ले। नंबर 1 देखें यहाँ पे बना भी हुआ है, यूज टू जनरेट पीसेज ऑफ DNA ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसका क्या मतलब है? ये जो पीसेज ऑफ DNA हैं इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा RFLPs, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। Number 2, separation of these different pieces of DNA on the agar gel, 2 हो गए। फिर थर्ड क्या है? रीडिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम द जेल, जो सीक्वेंस है DNA की उसको रीड करना। और ये मैं आपको बता दूं ये नेकेड आई से नहीं सारा नज़र आता, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी होता है जिसमें आप उस सीक्वेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अच्छा बेटा, 209 पेज कि यही जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, वो आपकी डेफिनेशन होगी। ये पहला शॉर्ट है, व्हाट इज़ जीन सीक्वेंसिंग। लेट 1970s में ये मेथड बनाए गए थे। इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें से आपने 2-3 MCQs करने हैं। फॉर जनरेशन ऑफ डिफरेंट साइज DNA फ्रेगमेंट्स 2 methods आर जनरली यूज। नंबर 1 इज सेंगर्स मेथड इन विच डाईडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड triphosphate are used to terminate DNA synthesis at different points. Second point क्या है? The other method is known as Maxim Gilbert method.
इन विच DNA थ्रेड्स आर कट इनटू डिफरेंट साइजेस। किसकी मदद से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, और टेक्निक का नाम है RFLPs। उसके बाद बेटा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको सेल्फ गो थ्रू कीजिएगा। उस पैराग्राफ में एज सच हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाइज या लॉन्ग वाइज भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई इशू हो तो उसमें मेरे से पूछिएगा। 210 पेज के ऊपर हमारा लास्ट शॉर्ट आ जाता है, लिस्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनेल्स, ठीक है, हुज DNA हैज़ बीन सीक्वेंस्ड। बड़ा ही अच्छा शॉर्ट, MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नेक्स्ट यीस्ट, नेक्स्ट नीमाटोड वर्म, नेक्स्ट ड्रोसोफिला, नेक्स्ट मॉडल प्लांट अरेबिडोप्सिस, नेक्स्ट माउस एंड फाइनली ह्यूमंस। राइट, ये हमारे पास है बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हवाले से एक जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उससे, उसके हवाले से आज का लास्ट शॉर्ट, लिस्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुज जीनोम हैज़ बीन सीक्वेंस्ड। ये जो आगे इसके लिखा हुआ है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये हमने नहीं करना, ये आपके ALP में शामिल नहीं है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स करेंगे, और उसके बाद हमारा बेटा एक ही टॉपिक बच जाएगा, वो है जीन थेरेपी, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि बाकी हिस्सा इस चैप्टर का कटा हुआ है। आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहले हमने PCR पढ़ा घर जाके, यानी कि जो इस वक्त बच्चे घर ही बैठे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, घर में इसको गौर से पढ़िए, जानिए, समझिए और क्लियर कीजिए। तो ये सबसे पहले आप ये करें PCR वाला, इसमें से MCQs करें, जो शॉर्ट मैंने बताए हैं वो करें, और उसके बाद फिर आप बेटा ये वाला करें जिसमें DNA एनालिसिस क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह क्या होती है और किस अंदाज में वो अरेंज होती है। विश यू ऑल वेरी गुड लक, और कोशिश करें कि रेगुलर पढ़ें क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल हैं जून के एंड पे, 30 जून अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।